तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या। तो हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री मेजर पेपर 8 सेमेस्टर 4 के बारे में। ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, मेजर पेपर 8, ये सेमेस्टर 4 का अंतिम पेपर है मेजर पेपर का। इसके बाद आपका आ जाता है माइनर पेपर, फिर बैक पेपर और AEC पेपर। ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपको यूरोप के बारे में पढ़ना है, यूरोप। ठीक है। यूरोप का इतिहास, आधुनिक यूरोप का इतिहास, जिसमें 1789 से लेकर के 1870 तक का इतिहास पढ़िएगा। ठीक है। तो यूरोप, हाँ, 7 महादेश हैं, आपको मालूम है, 7 में से एक यूरोप महादेश है। तो यूरोप में जो है ना, बहुत क्या बोलते हैं, विकसित विकसित कंट्रीज हैं, जिसमें फ्रेंच है, फ्रांस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। तो इसके बारे में जानना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जानना है कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ, क्यों हुआ, मजदूरों को इससे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है। और औद्योगिक क्रांति कैसे आती है फिर। ठीक है। इसमें आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानना है। क्लास 10 में आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत फेमस राजा था। ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट सबसे जीत गया था, लेकिन बिल्लियों से डर रहा था। किससे? बिल्ली, कैट। हाँ, कैट से वो डरता था। ठीक है। तो नेपोलियन का उदय कैसे होता है और कैसे वह एक राजा बनता है, महान राजा, फिर उसका पतन कैसे होता है, ये बताइएगा। ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, नेपोलियन, फ्रांस और फ्रांसीसी क्रांति। और आपका दूसरा यूनिट क्या है? तो यहाँ पे है आपको कांग्रेस ऑफ वियना, वियना के कांग्रेस के बारे में जानना है। ठीक है। फिर आपको जानना है क्या? तो कंसर्ट ऑफ यूरोप। ठीक। फिर पढ़ना क्या है? तो मेटरनिक सिस्टम। मेटरनिक ने एक वर्ड बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। याद है? ये क्लास 10th का कहावत है, मेटरनिक ने बोला था। ठीक है। फिर आपका क्या पढ़िएगा? तो रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, 1830 का क्रांति के बारे में। फिर पढ़ना है आपको यहाँ पे यूनिट 3, जिसमें पढ़ना है डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेपोलियन। ठीक है। यानी कि नेपोलियन का फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेश। ठीक है, विदेश नीति क्या था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, और नेपोलियन से लड़ने का क्या नीति था, ये आपको बताना है। सॉरी, नेपोलियन का विदेश नीति क्या था ये बताना है, और घरेलू नीति क्या था ये बताना है। फिर यहाँ पे क्या है? तो एक वॉर था जिसको हम लोग क्रिमियन वॉर कहते हैं। ठीक है। तो क्रिमियन वॉर के बारे में जानिएगा। फिर यहाँ पे एक आ जाता है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ये आपको पढ़ना है, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये पेपर आपका पार। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, फ्रांसीसी क्रांति क्या है। फ्रांस एक देश है, और यहाँ पे बड़ी मात्रा में 1789, ठीक है, 1789 को एक रिवॉल्यूशन होता है जिसे फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति कही जाती है। फ्रांसीसी क्रांति वर्ष 1789 में फ्रांस में शुरू हुई एक महान राजनीतिक और सामाजिक क्रांति थी। इस क्रांति में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी कि जब यह क्रांति होती है तो राजा जो है ना, राजतंत्र, वहाँ पे राजा का सिस्टम चलता था, इसको ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत होती है। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा था लुई 16वां। ठीक है, लुई 16, जिसकी नीतियों से जनता असंतुष्ट थी। लोग लुई 16वें को पसंद नहीं करते थे। यहाँ के जो राजा थे लुई 16वें, इसको जनता पसंद नहीं करती थी। ठीक। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। तीसरे वर्ग पर अत्यधिक कर लगाया गया था। तो जो फ्रांस के लोग रहते थे वो 3 भागों में बट गए थे, एक अति अमीर, एक मध्यम और एक निम्न। तो जो निम्न वर्ग थे यानी कि मजदूर वगैरह, ठीक है, किसान वगैरह, इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, तीसरे वर्ग पर अत्यधिक कर लगा दिए गए थे। 14 जुलाई 1789 को बस्तील किले के पतन को क्रांति की शुरुआत की गया, और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है। इस क्रांति ने स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक है, और पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद का प्रेरित हुआ, और इसी के साथ फ्रांस में राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र शुरू होता है।
राजतंत्र यानी कि राजा का सिस्टम को खत्म करके लोकतंत्र यानी कि जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है, आम आदमी अपना सरकार चुनती है, वो सिस्टम लागू होता है। नेक्स्ट अगला जाता है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो देखिए फ्रांस में जो क्रांति होते हैं इसके प्रमुख कारण, सबसे पहला यहाँ पे लोग जो है ना, ये जो राजा थे लुई 16वें, उससे परेशान थे, जिसके कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, ये सब उनको प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, इसमें किस तरह से, तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और राजा लुई 16वां कमजोर शासक था। समाज तीनों वर्ग में विभाजित था, जिसमें तीसरा वर्ग जो है इस पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया गया था। ठीक, और कुलीन वर्ग जो कि सबसे अमीर वर्ग था, और पादरी वर्ग, ठीक है, ये दोनों वर्ग ऊंचे वर्ग थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। पादरी मतलब वह फादर लोग, और कुलीन वर्ग यानी कि जो रिच बिजनेसमैन थे, ठीक है, वे जो है ना ज़्यादा ऐश मौज कर रहे थे। और फ्रांस में आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और सारा बोझ जो है तीसरी गरीब जनता और किसानों पे आ गई थी। ठीक है, तो रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू, ये तीन जैसे दार्शनिक विचारों ने जनता को स्वतंत्र और समानता के लिए प्रेरित किया। ये मतलब एक तरह से ये क्रांतिकारी थे तीनों। ठीक है, तीनों हीरो हैं, रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू, थ्री इडियट्स से मान लीजिए। ये तीनों इडियट्स मिलके लोगों को जगाते हैं कि भाई जागो, तुम लोग का हक छीना जा रहा है, तुम लोग को सताया जा रहा है, अपने हक के लिए लड़ो। तो अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति को खराब हो गई। तो क्या हुआ था कि देखिए अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1776 के आसपास। ठीक है, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था कौन, पार्टिसिपेट किया था फ्रांस, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति चौपट हो गई थी। इन सभी कारण मिलकर जो है फ्रांस में क्रांति जन्म लेती है, फ्रांसीसी क्रांति जन्म लेती है, और राजतंत्र को समाप्त करके यहाँ पे लोकतंत्र चालू होता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में बुद्धिजीवियों की भूमिका का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे तीन गो बुद्धिजीवी है, कौन कौन, रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय सभा के कार्यों का वर्णन करें, ये भी पूछ सकता है। और इस तरह से यहाँ पे टोटल जो है आतंक के शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, रीजन ऑफ टेरर, आतंक का शासन क्या है। तो आतंक का शासन फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसमें हिंसक चरण यानी कि एक तरह से मारकाट को अपनाया जाता है। ठीक है, और 1793 से 1994, सर है यार, 1793 से 1794, मेरा ध्यान ना एक्चुअली ना, मतलब एक है यार, एक आदमी है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, तो उधर जा रहा है मेरा ध्यान। तो चलिए, हालांकि मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए जब मैं जो काम करता हूँ वो काम पे। तो 1793 से 1794 तक चला गया ये आतंक का शासन, जिसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, टेरर। तो इस काल का नेतृत्व रॉबेस्पियर ने किया। क्रांति के विरोधियों को कठोर दंड दिए गए और हजारों लोगों को क्या किया गया, तो गिलोटिन द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। राजा जो लुई 16वां था एक कमजोर शासक था, और इनकी रानी मैरी एंटोनेट, ठीक है, इन दोनों ने भी इस काल में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो राजा और रानी दोनों को फांसी दे दिया गया। इसी को आतंक का शासन कहा जाता है। खास तौर पे इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि लुई 16वें जो राजा थे फ्रांस के, और रानी मैरी एंटोनेट, दोनों को, ठीक है, इन दोनों को भी इसी काल में फांसी दे दी गई। समझ गए ना। और जितने भी क्रांतिकारी को कठोर दंड दिए गए थे, हजार लोग को गिलोटिन में मृत्यु दंड दे दिया गया था। समझ रहे हैं। तो जब इतना सारा कुछ हो रहा है, राजा और रानी को फांसी देना कोई आम बात नहीं है। इसी को आतंक का शासन कहा जाता है, जो 1 साल चला था। लेकिन उस कठोर नीतियों ने जनता में भय फैल गया, और 1794 में रॉबेस्पियर को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दिया गया। और आतंक के शासन ने फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया, हिंसा को बढ़ावा दिया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक वर्गों की क्या क्या भागीदारी थी। तो जो तीसरा वर्ग था, जिसको मजदूर वर्ग बोलते हैं, या किसान या मध्यम वर्ग, ये सबसे ज़्यादा झेल रहे थे इस त्रासदी को। ठीक है, फ्रांस में 3 गो वर्ग था। एक था पादरी वर्ग, पादरी, ठीक है, जो चर्च में पूजा पाठ का काम करते थे। दूसरा था कुलीन वर्ग, कुलीन मतलब होता है रिच, ठीक है,
अमीर लोग, कुलीन। और तीसरा था क्या, तीसरा वर्ग था किसान वर्ग या मजदूर वर्ग, ठीक है, या मध्यम वर्ग। तो फ्रांसीसी क्रांति, यही पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक वर्गों की भागीदारी का वर्णन करें, या फ्रांसीसी क्रांति में तीनों वर्गों की भागीदारी का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति में समाज के विभिन्न वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग में किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग शामिल थे, जिन्होंने क्रांति का मुख्य नेतृत्व किया। किसान सामंती करों और शोषण से परेशान थे। मध्यम वर्ग शिक्षित नहीं थे, ठीक है, ये जो सॉरी जो तीसरा वर्ग था ये शिक्षित भी नहीं था, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा त्रासदी को झेलते हैं। और उसके बाद जो आता है बीच का वर्ग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये आर्थिक और शिक्षित रूप से मजबूत था और राजनीति करना चाहता था, ठीक है। और मजदूर वर्ग महंगाई, बेरोजगारी से प्रभावित था। अभी भी रोटी कपड़ा मकान के लिए अभी भी मजदूर वर्ग झेल ही रहा है, ठीक है। दुनिया शुरू से ही गरीबों के खिलाफ रही है। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत का वर्णन करें। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब आ जाता है दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट, जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, ठीक है, इस टाइम पे टॉप लेवल पे नाम लिया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का। इनका जन्म 1769 ईस्वी में एक द्वीप है कॉर्सिया द्वीप, यहाँ पे हुआ। वह प्रतिभाशाली, यानी कि पूरी तरह से उसमें नहीं बोलते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टैलेंट थे। और वह शुरू में एक सैनिक था, क्या था, सोल्जर, सैनिक, ठीक है, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, प्रशासक था, एक ऑफिसर था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है, जिसका लाभ उठाकर नेपोलियन ने अपनी शक्ति बढ़ाई और उसने इटली और मिस्र अभियानों में महत्वपूर्ण सैन्य सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि वह सैनिक था, ठीक है। और 1799 में उसने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है, प्रथम कौंसल बना। और उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल बनता है तो 1804 में, ठीक है, लगभग 35 वर्ष की उम्र में 1804 में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। कितने साल की एज में, 35 साल की एज में। उसकी सैन्य प्रतिभा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुधारों ने राष्ट्रवाद में यूरोप को शक्तिशाली शासक बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट को साम्राज्य निर्माता क्यों कहा जाता है, ठीक है। वाई इज नेपोलियन बोनापार्ट कॉल्ड एन एम्पायर बिल्डर। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, देखिए यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, टैलेंटेड व्यक्ति था और मेहनत भी करता था। जिस व्यक्ति में प्रतिभा और टैलेंट हो और मेहनत भी करता है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये चीज़ जान लीजिए। अगर आप में भी प्रतिभा है, ठीक है, टैलेंट है और आप मेहनत भी करते हैं, मतलब बहुत सारा आदमी होता है ना कि प्रतिभा होता है लेकिन मेहनत नहीं करता है, तो अगर आप प्रतिभा है, मेहनत करते हैं सही दिशा में, तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप सब टैलेंटेड है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर आप में घमंड है, खोट है मन में, ठीक है, दूसरों की बुरा चाहते हैं, मतलब दूसरों का बुरा करते हैं, तो फिर भाई सफलता नहीं मिल पाएगी, मिलेगी भी फिर भी आपको छिन जाएगी, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। वियना के ये जो कांग्रेस है, वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत, इसको पढ़ लीजिएगा। और इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण भी इम्पोर्टेंट है, मैटरनिक प्रणाली भी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इम्पोर्टेंट वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे तो आपको मिल जाते हैं 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। ये PDF में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब इन डिटेल द कोज एंड इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या है फ्रांसीसी क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति, ठीक है। यह क्रांति वर्ष 1789 फ्रांस में प्रारंभ हुई। इसने न केवल फ्रांस के लोगों को राजनीतिक रूप में जागरूक किया, सामाजिक रूप में जागरूक किया, आर्थिक रूप में जागरूक किया, बल्कि राजतंत्र को तोड़ के लोकतंत्र लाया है यहाँ पे, ठीक है। और पूरे यूरोप को विश्व
को भी गहराई से प्रभावित किया। इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को तोड़ के और सामंतवाद को तोड़ के लोकतंत्र लाया। यहाँ पे सुंदरता, समानता और भाईचारे की बुनियाद रखी। ठीक है, राजनीतिक कारण पढ़िएगा, सामाजिक कारण पढ़िएगा, आर्थिक कारण पढ़िएगा, मतलब सब पढ़ लीजिएगा यार। ठीक है, मैं PDF दे देता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पेपर थोड़ा सा टफ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आदमी भारत के बारे में नहीं पढ़ता है, तो यहाँ तो फ्रांस और जर्मनी और इटली के बारे में पढ़ने को बोल रहा है ना। 71 पेज का PDF है, पढ़ने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो सब मिल जाएगा। और ये जो है यूनिट 3 वाला इटली और जर्मनी का एकीकरण, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना है। बाकी हर एक यूनिट का जो पहला क्वेश्चन होता है ना, हर एक यूनिट का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और शॉर्ट आंसर टाइप अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो लॉन्ग आंसर टाइप कम से कम पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर कोई ज्ञान सागर ऐप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा। 60 रुपये में आपको 4 साल तक सभी पेपर का नोट्स मिलता है। मतलब अगर आपको सेमेस्टर 5 का भी अभी ये नोट्स चाहिए तो ऐप में डाल दिया गया है। ठीक, ज्ञान सागर ऐप में। अगर आपको बैक पेपर का भी नोट्स चाहिए तो बैक पेपर का भी अपलोड है भाई। बैक पेपर, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट फिटनेस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों अपलोड है। AEC पेपर हिंदी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों अपलोड है। AEC पेपर इंग्लिश, AEC पेपर संस्कृत, AEC पेपर उर्दू। ठीक है, उसके अलावा आपका माइनर पेपर, ठीक है, माइनर पेपर 2A वो 2B अपलोड है। तो सब पेपर का मैंने अपलोड कर दिया है दोस्त। ठीक है, सिर्फ 60 रुपया में। सेमेस्टर 5 का भी अपलोड है, सेमेस्टर 6 का भी अपलोड हो गया है आपका हिस्ट्री का। 60 रुपया में इससे ज़्यादा और क्या खोजते हैं। और ग्रेजुएशन का बच्चा को पढ़ा रहे हैं यार। और एक बार एक्सेस लीजिए तो सब फ्री, मतलब 4 साल तक जितना रहता है ना ग्रेजुएशन का, सेमेस्टर 1 से 8 तक सब फ्री। ठीक है, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिनको खरीदना है खरीद लीजिएगा, नहीं खरीदते हैं तो इसमें आपका ही घाटा होता है। ठीक है, चलिए रखते हैं वीडियो को और आप लोग कर लीजिएगा। मैं बस दिखा दिया कि क्वेश्चन किस टाइप से है। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और लिंक भी, ऐप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जोहार। और आपका माइनर पेपर क्या है ये बता दीजिएगा, माइनर पेपर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, किसको किसको मालूम है देखते हैं। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है बताइएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? व्हाट इज द वेयर इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? थैंक यू।